रिस्क है तो इश्क है, ये एक मशहूर वेब सीरीज का डायलॉग है और फाइनेंस की फील्ड में ये एक मशहूर जुमला भी है और काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको रिस्क तो लेना होगा। आप चाहे बिजनेस करने जा रहे हों, एक नई कंपनी खोलने जा रहे हों या फिर खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हों, आपको रिस्क तो लेना होगा और यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है एक रिस्क मैनेजर की। और बदलते वक्त में रिस्क मैनेजर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। ये एक अच्छे करियर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज हम ये आपको बताएंगे। नाज़रीन आदाब, मेरा नाम है नदीम अहमद। आज हम आपको बताएंगे कि इस फील्ड में कैसे उतरा जा सकता है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और ग्रोथ के चांसेस कहाँ तक हैं। एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटे से पैकेज के ज़रिए समझ लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड है क्या। आज के दौर में रिस्क मैनेजमेंट एक निहायत अहम और तेजी से तरक्की करने वाला शोबा बन चुका है। ये न सिर्फ कारोबारी इदारों को माली नुकसानात से बचाने में मदद देता है, बल्कि उनके इस्तेकाम और पायदार तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा करता है। जदीद दौर में खतरात की निशानदही, उनका तज्जिया और उन्हें कम करने की तमाम तकनीकें पहले से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता और तकनीकी महारतों की मुतकाजी हो चुकी है। ये फील्ड उन अफराद के लिए बेहतरीन है जो तज्जियाती सोच रखते हैं, मसाइल को हल करने की महारत रखते हैं और कारोबारी खतरात को समझने और कम करने में दिलचस्पी रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा शोबा है जो मालियाती तज्जिया, पेशगोई और हिकमत अमली के इम्तिजाज से कारोबारों को मुमकिना नुकसानात से महफूज रखने का मौका फराहम करता है। ये सनत मुख्तलिफ पेशावराना महारतों पर मुश्तमिल है, जिनमें शामिल है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलरिटी कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग। ये तमाम महारतें किसी भी तंजीम की कामयाबी और इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम है। जब ये अनासर मिलकर काम करते हैं तो एक मजबूत और महफूज कारोबारी माहौल की तश्कील मुमकिन होती है, जो न सिर्फ कंपनियों के माली इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है, बल्कि उनकी साख और तवील मुद्दती तरक्की में भी मददगार साबित होता है। अगर आप भी तज्जियाती सोच, फैसला साजी और खतरात के इंतजाम में दिलचस्पी रखते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट का शोबा आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ये फील्ड न सिर्फ आपको एक मुस्तहकम और बावकार करियर फराहम करती है, बल्कि आपको आलमी सतह पर अपनी महारतें मनवाने और कारोबारी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करने का मौका भी देती है। इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है, लेकिन रिस्क लेने के बावजूद भी अगर चीजें वैसी ना हुई जैसी सोची थी, या उस वक्त हो सकने वाले नुकसान को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं या जो प्लान किया जाता है, उसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और आज के वक्त में रिस्क मैनेजमेंट एक अच्छे करियर के तौर पर भी उभर कर सामने आ रहा है। क्या ये फील्ड है, कैसे इसमें करियर बना सकते हैं, क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बात कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों पर बारीकी से बात करने के लिए एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। आप हैं एक रिस्क मैनेजर और आपका नाम है तुल बहादुर कार्की। सर, खैर मकदम है आपका हमारे इस खास शो में। बहुत सर, वैसे तो किसी भी फील्ड में नुकसान के चांसेस रहते ही हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं या कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं तो नुकसान हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें तो पहले भी थी। आज के दौर में एक रिस्क मैनेजर का रोल क्या होता है और कितना ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक बिज़नेस खड़ा करने जा रहे हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, एक रिस्क मैनेजर का रोल वहाँ पर क्या होता है और किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है? मैं आपको इसमें अलग अलग तरीके से बताऊंगा। ख़ास करके एक जब बिज़नेस कोई स्टार्ट करना चाहता है या बिज़नेस जो है एक मुकाम पे पहुंच हुआ है, मुकाम पे जो है क्या रिस्क होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि एक बिज़नेस जो एक मुकाम के तौर पर करना मतलब पहुंच जाता हो तो उसके क्या रिस्क होते हैं। मोस्टली बिज़नेस जो है एक तो दो तरह के बिज़नेस होते हैं। एक तो फैमिली ऑन बिज़नेस है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गया, उनका रिस्क मैनेजमेंट का एक रॉबस्ट अरेंजमेंट है।
लेकिन नए बिजनेस जैसे एक आदमी जो है जीरो से खड़ा होता है, उसने स्ट्रगल किया होता है बहुत ज़्यादा और एक 40-45 ईयर्स की उम्र में जा कर के एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है। वो कभी सोचता है कि कल जो है तो एक दाने दाने के लिए वो कर रहा था, आज तो करोड़ों में खेल रहा है। अब उसको कभी लगता है कि तूने करोड़ों रुपए में खेल रहा है, लेकिन तूने इतने हार्ड अर्न से जो पैसा कमाया है उसका क्या होगा? अगर कल रात को सो गया और सवेरे उठा तो तेरा क्या होगा? क्योंकि तेरे बाद में तेरे परिवार में कोई तेरे जितना एक्सपर्ट नहीं है, या तेरे जो है सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट है ही नहीं। बच्चे हैं, छोटे हैं, वाइफ हाउसवाइफ है और ऑफिस में जो है उसको काम करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो ऐसा इसको बोलते हैं फैमिली ऑन बिजनेस। तो ऐसे उसमें क्या होता है कि करता धरता जो है एक ही आदमी होता है, उसी के कारण ये परिवार एक बिजनेस जो एक मुकाम पे पहुंचा होता है, उसके साथ में अगर कुछ मिसअप हो जाता है वो बिजनेस में बिल्कुल धराशायी हो जाता है, ताला लग जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम जो एक प्लानिंग करते हैं, तो इस टाइप के जो रिस्क बोलते हैं उसको बोलते हैं सक्सेशन रिस्क। और दूसरा जो है, एक आदमी जब बिजनेस खड़ा कर रहा होता है, शुरू में जब बिजनेस स्टैब्लिश करता है, उसको सबसे पहले तो उसको उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे पहले तो लोन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना पैसे के जो संसार में कोई भी बिजनेस जो सक्सेस नहीं होता। और जो आपको पैसा देते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक, सबसे पहले उस पैसे के लिए अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। तो दो तरह की सिक्योरिटी होती है जो बैंक लेता है, एक तो सिक्योर सिक्योरिटी, एक जो है अनसिक्योर सिक्योरिटी। सिक्योर सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपके पास में जितनी भी बिल्डिंग है, आपकी जो है अचल संपत्ति है, वो उसको पहले ही मॉर्टगेज कर लेते हैं, तो बैंक को चिंता की ज़रूरत नहीं है और उसमें लोन भी थोड़ा सस्ता हो जाता है। और क्योंकि अगर बिजनेस फेल हुआ तो सारा का सारा आपको जो है कब्जा कर लेंगे वो लोग। दूसरा होता है अनसिक्योर रिस्क। अनसिक्योर भी उतना अनसिक्योर नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है कि किसी की फेस वैल्यू के ऊपर, उसकी नॉलेज के ऊपर या उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर जो है लोन दिया जाता है, बैंक जो देता है वो अनसिक्योर लोन होता है। लेकिन वो अनसिक्योर होता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पर्सनल गारंटी बैंक जो है लेती है, और पर्सनल गारंटी जो है बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे अनिल अंबानी जो है जो बर्बाद हुए, पर्सनल गारंटी के ऊपर ही हुए हैं। तो ये दो तरह के रिस्क होते हैं, तो इनिशियल स्टेज में, और ये एक बिजनेस जो एक मुकाम पे जो खड़ा होता है वो सक्सेशन रिस्क जो मैंने बताया, वो ये दो तरह के रिस्क आप मतलब इसको काउंट कर सकते हैं। आपने मोटे तौर पे बात की कि एक फैमिली बिजनेस है जिसमें कोई काम कर रहा है और उसके साथ कुछ हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, तो देखने वाला कोई नहीं है। या फिर आपने शुरुआती लेवल पे बात की, कोई बिज़नेस खड़ा करने जा रहा है, ये तो एक बड़े लेवल पे बात हो गई। इसके अलावा मान लीजिए इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, एक बिज़नेस कोई चला रहा है, उसमें किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, या कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहा है उसमें किस किस तरह के रिस्क हो सकते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पर जो फाइनेंसेस अपने मैनेज कर रहा है उसमें किस किस तरह के रिस्क होते हैं, क्या इन सभी चीज़ों को ये रिस्क मैनेजमेंट कवर करता है? रिस्क मैनेजर अगर हम थोड़ा सा उसमें बात करें तो देखो, ज़िंदगी की हर फील्ड में, चाहे आप जो है पैदा से होकर के जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में मृत्यु तक रिस्क ही रिस्क है, ठीक है। जब ये कोई आदमी अपना जो है व्यवसाय शुरू करता है या नौकरी शुरू करता है, नौकरी शुरू करने में भी रिस्क ही है, ठीक है ना, क्योंकि उसको सबसे बड़ी बात परिवार का, उसको सबसे बड़ी बात जो है उसके आदमी का, क्योंकि अगर वो नौकरी कर रहा है तो परिवार के लिए वो एक असेट है, मतलब फाइनेंशियल असेट है, वो कमा करके परिवार को दे रहा है। उस असेट के साथ कोई डैमेज हुआ तो परिवार को लॉस होता है। तो उस असेट को, वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि अगर उसके असेट के साथ कोई मिसअप हुआ तो परिवार को एक जो है फाइनेंशियल हेल्प मिले, उसके लिए कवर करने के लिए हम जो है जो रिस्क है, जैसे टर्म प्लान होता है इंश्योरेंस में, वो ले सकते हैं। उसमें छोटे से अमाउंट के ऊपर आप बहुत हाई कवर मिलता है। इसके अलावा आपको जो है एक आपका शरीर का जो है बीमारी के लिए कवर के लिए लेना चाहिए, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर तक कमाया, अगर आपने हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं लिया तो एक दिन पूरा का पूरा पैसा बीमार होने के ऊपर जो है पूरा आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। और तीसरी चीज़ होती है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि पेपर में हम पढ़ते हैं कि डेली गाड़ी के एक्सीडेंट होते हैं, कितने लोगों का जो है कईयों की डेथ हो जाती है, किसी के हाथ पैर मतलब हो जाते हैं, कोई बेड रिडन हो जाता है, कोई डिसेबल हो जाता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कवर करती है, वो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। तो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर ये सर पर्सनल लेवल पे बातें हो गई। मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहता हूँ आसान शब्दों में कि रिस्क मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इसका काम क्या होता है? रिस्क मैनेजर की अगर हम बात करें व्यवसाय के तौर पर, जो व्यवसाय है उसमें रिस्क मैनेजर की उसमें
अगर हम बात करें तो बेसिकली रिस्क मैनेजर जो है किसी भी व्यवसाय के ऊपर जो मतलब आने वाले रिस्क हैं उसको असर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो है बिजनेस में डिस्टरबेंस हो सकता है उस रिस्क को असेस करना, उसको इवेल्युएट करना और उसका सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन या तो उस रिस्क को टोटली आपका मिटिगेट करना या ख़त्म करना या उस रिस्क को थोड़ा सा कम करना। तो ये चीज़ होती है। जैसे आपका व्यवसाय के ऊपर है, व्यवसाय के ऊपर दो तरह के रिस्क होते हैं। एक तो कंट्रोलेबल रिस्क होते हैं जो कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक जो है आप कंट्रोलेबल रिस्क नहीं है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका जो है भरपाई कर सकते हैं आप। जैसे कोई बिल्डिंग है, व्यवसाय है, कल जो है शॉर्ट सर्किट से पूरी की पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, क्या करेंगे आप? उसको कवर करने के लिए इस टाइप का रिस्क होता है, जैसे आकाश में से कोई ऑब्जेक्ट गिर गया, उल्का पिंड गिर गया किसी फैक्ट्री के ऊपर, या प्लेन का जो है कोई क्रैश हो गया, कोई टुकड़ा गिर गया, तो वो डैमेज तो होना ही है उसमें। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्काई से जो है आकाश से किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरता वो, या जो है तूफान आता है, फैक्ट्री जो है पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, या अर्थक्वेक हो गई, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गई, इस टाइप के जो है 17 रिस्क हैं जो कि हमारे उसमें कवर में नहीं है, उसको नेचुरल रिस्क बोलते हैं। वो रिस्क जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क भी बोलते हैं, सॉरी सिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं, जिसको हमको आपका और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं आपकी बात को समअप करूं तो अगर कोई भी बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, आप कोई कंपनी खोलने जा रहे हैं, या आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, या फिर पहले से आपकी कोई कंपनी है, कुछ भी आप बड़ा करने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। उन सारी कैटेगरीज में पहले से ही उन रिस्क को एनालाइज किया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, दुनिया में रिसेशन आ गया, सुनामी आ गया, कुछ भी हो गया, उस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर कंपनी के अंदर मान लीजिए कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, कंपनी को लॉस हो गया, उस तरह की चीज़ें, मार्केट में ऊपर नीचे कुछ हो गया, उस तरह की चीज़ों को भी मैनेज करने के लिए पहले से स्ट्रैटेजी बना के रखी जाती है, जो कि एक रिस्क मैनेजर करता है। मैनेजर करता है। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क में जैसे इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं उसमें, तो वो टेक्निकल लोग जो है उसका रिस्क असेस करते हैं कि किसी की मशीनरी का जो है आपका जो है लाइफ कितनी है, उसका डिप्रेशन वैल्यू कितना है। तो इस टाइप की पूरी जो ऑपरेशनल टाइप के रिस्क होते हैं वो अलग ही डिपार्टमेंट होता है, जिसमें टेक्निकल लोग होते हैं वो असेस करते हैं। फाइनेंशियल लोग जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, जो करते हैं वो आपका जो है डे टू डे जो है ऑपरेशन में जो आपका फाइनेंशियल कंपनी के रनिंग में जो रिस्क होते हैं वो रिस्क, और जो सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं जो कि आपको 17 टाइप के रिस्क मैंने बताया, उसको कंटेंट करने के लिए वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसको कंट्रोल करती है। आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स अलग होते हैं और टेक्निकल रिस्क मैनेजर्स अलग होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये रिस्क मैनेजर्स जो होते हैं इनके पास बिजनेस का ऑप्शन तो रहता ही है, जैसा कि आप बता रहे हैं, इनके पास जॉब के भी ऑप्शंस रहते हैं क्या? और जॉब अगर होती हैं तो कहाँ पर होती हैं? प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में होती हैं, क्या अब्रॉड जाने के चांसेस भी होते हैं? क्या स्कोप रहता है इन रिस्क मैनेजर्स के लिए ग्रोथ का लाइफ में? उस पर एक बार रोशनी डालिए आप। कोई भी व्यवसाय है, खास करके आपका मतलब ये फैक्ट्री टाइप की फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज हैं, हर एक इंडस्ट्री में एक चीफ रिस्क ऑफिसर होता है, ठीक है ना। चीफ जो रिस्क ऑफिसर है उसका काम ही है कि जो रिस्क है, आने वाले रिस्क, उसका असेस करना, उसका इवेल्युएट करना, और उसका जो है आपको एक रिकमेंडेशन है या सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, वो सॉल्यूशन इस टाइप का होता है कि या तो आपका टेक्निकल रिस्क है उसको दिया जाए, या जो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए काम किया जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए, या उसको कम करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो ये इंडस्ट्री का जो है इसका, क्योंकि अब इंडिया जो है मेक इन इंडिया के कारण बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, तो आने वाला भविष्य जो है इस फील्ड में काफ़ी उज्ज्वल है। और इसके अलावा जब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो है जितने भी व्यवसाय हैं सब में रिस्क ऑफिसर होता ही है, चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ रिस्क ऑफिसर ये होते हैं। तो इसका मतलब इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी होते हैं रिस्क मैनेजर्स? गवर्नमेंट एक्सटेंशन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे आपका NTPC वगैरह हो गया, जहाँ पे होगा वो तो वहाँ पे चीफ रिस्क ऑफिसर होगा ही होगा, वहाँ पे नहीं होगा तो वो अप्लाई, क्योंकि पहले तो ये चीफ रिस्क ऑफिसर का कंसेप्ट बाद में आया। पहले तो जो इंजीनियर्स वगैरह थे, टेक्निकल है, वही रिस्क का जो कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो है, जैसे आपका फैक्ट्री प्लांट मशीनरी का, जैसे मैंने बताया ना 17 टाइप का रिस्क है, वो करते थे। लेकिन अब चीफ रिस्क ऑफिसर आ गया। इसके अलावा रिस्क ऑफिसर का क्या काम है, चीफ रिस्क ऑफिसर का क्या काम होता है कि जैसे आपका जो बिल्डिंग जो फैक्ट्री है उसको रनिंग करने के लिए जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं, सेफ्टी मेजर्स बना रखे हैं, जो उन्होंने लॉ रूल एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, उसका
सही तरीके से पालन हो रहा है नहीं हो रहा, उसको भी देखने के लिए ऑडिट वगैरह होता है। वो भी एक तरह से रिस्क ऑफिसर का ही काम करते हैं कि जो उन्होंने गवर्नमेंट का जो है जो रूल रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो काम भी जो है मतलब ये रिस्क के अंदर में आता है। मतलब कुल मिलाकर अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, अगर रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में कोई नौजवान उतरता है, कोई स्टूडेंट उतरता है, तो जॉब्स हैं काफ़ी। बहुत जॉब है उसमें। ये रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए कौन कौन से बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे मुल्क में जो रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई करा रहे हैं, या कुछ कोर्सेज़ के आप नाम बता सकें जो कि इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं? देखिए इसमें दो मतलब ये इसका जो कैरियर शुरू होता है 12th क्लास करने के बाद में होता है। 12th क्लास करने के बाद में आप जो है एक उनका ये आईसेट होता है, इंडिया का आईसेट मतलब एग्ज़ाम होता है, या जेनेट होता है, या एक्सनेट होता है। तो ये शिक्षा.com एक वेबसाइट है, उसमें ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो वो जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर मेरिट के आधार पर जो है BBA रिस्क मैनेजमेंट का जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो उसमें क्वालिफाई करने के बाद में उसकी फ़ीस जो है अराउंड 5 लाख के करीब आती है। 3 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है। उसके मतलब करने के बाद में कोई चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी उसी में कर सकता है, MBA कर सकता है। तो उसके बाद में आप जो है जो जितना अभी इनिशियल स्टेज में कोई जो है ये BBA रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद में जो इनिशियल स्टेज में जो जॉब लगती है 5 से 7 लाख की जो है जॉब लग जाती है आराम से। उसके बाद में आपका कैरियर है, आपका और लिमिट कहाँ तक है, उसे कहाँ तक वो ग्रो कर सकता है? वो तो अनलिमिटेड है, स्काई द लिमिट है उसका। Sky is the क्योंकि limit। यहाँ पे इंडिया में आप अच्छा करो तो फॉरेन में मल्टीनेशनल कंपनी में जाओगे। आपने डिग्री कोर्सेज की बात की, आपने BBA की बात करी, आपने MBA की बात करी, कुछ PG डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का होता है। आपका जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, इसको जो है ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और इसमें कई इंस्टीट्यूशन जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये शहीद भगत सिंह दिल्ली का है, ये सारे के सारे वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी जो है इस कोर्स को लेके आई हुई है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हालांकि जैसे गुड़गांव में IRM है, इंडियन रिस्क मैनेजमेंट है, तो वो थोड़ा कॉस्टली है, 8.5 लाख के करीब उसकी कॉस्ट है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो काफ़ी फील्ड ऑप्शन है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, अगर आपके पास टाइम है और तो आप जो है ये ISET का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में जो 3 इयर्स का डिग्री कोर्स करें, उससे काफ़ी स्कोप है। अच्छा, ये BBA का जो एग्ज़ाम बता रहे हैं, ISET का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए उसका जो या कहें कि उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें क्या चाहिए? मैथ्स चाहिए, कॉमर्स, आर्ट्स, या कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है कोई भी स्टूडेंट? इसमें मतलब कोई भी एग्ज़ाम कर सकता है। 10+2 का जो उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया, मतलब वो किसी 10+2। स्टूडेंट ने अगर 12th आर्ट से की है, ह्यूमैनिटी से की है, उसने मैथ्स नहीं पढ़ा है, उसने साइंस नहीं पढ़ी है, तो भी वो एलिजिबल है उसके लिए? नहीं, मैथ्स और साइंस तो चाहिए उसमें। मतलब कॉमर्स का होना चाहिए, कॉमर्स से पढ़ा कॉमर्स होना होना चाहिए तो ईजी रहेगा उसके लिए। ईजी रहेगा। जी। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है, आपको क्या लगता है उसमें काबिलियत क्या होनी चाहिए, उसके अंदर स्किल्स क्या होनी चाहिए? जहाँ तक काबिलियत की बात हुई है, मैंने वही बताया कि आपको इनिशियल जो क्वालिफिकेशन है उसका 10+2 होना चाहिए, रिकॉग्नाइज मतलब स्कूल से जो 10+2 करने के बाद में। सर, वो मैं जो है- बेसिक पर्सनालिटी ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ कि उसकी पर्सनालिटी में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, इसमें पर्सनालिटी तो कुछ हो नहीं है कि डिफेंस में जैसे आर्मी में जाते हैं, डिफेंस में फिजिकली फिट होते हैं, मेडिकली फिटनेस ये फिर भी किसी इस टाइप सब्जेक्ट का में तो- इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैथ्स में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, या ऐसे चीज़ें करना पसंद है कि मान लीजिए एक मैं बात करूं, एक MFA अगर कोई करना चाहता है, फाइन आर्ट्स में कोई जाना चाहता है, तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि ड्राइंग में कम से कम स्केचिंग आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही अगर रिस्क मैनेजमेंट में कोई आना चाहता है, तो उसमें किस तरह की काबिलियत आपको लगता है कि उसको चीज़ें एनालाइज करना बेहतर आना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनाना बेहतर आना चाहिए? उस तरह की चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा है कि जो इवैल्यूएशन का जो पावर है ना, वो इवैल्यूएशन का पावर होना चाहिए इनमें कि किसको मतलब उसको कोई चीज़ देख करके उसको जो इवैल्यूएशन कर सके, वो उसको पावर चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसमें आना चाहता है तो आने के लिए उसमें कोई वो रेस्ट्रिक्शन कोई भी आ सकता है, लेकिन ये तो स्किल क्योंकि इसमें जो रिस्क है, रिस्क आपका रिलेटेड टू आपका जो है मैथ्स और थोड़ा बहुत साइंस भी आ जाता है उसमें। तो ये स्टूडेंट्स जो है मैथ्स और साइंस जिनके पास है वो इस फील्ड में आते हैं तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। आर्ट्स वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा ये आने वाले, क्योंकि जो फार्मूला वगैरह होते हैं रिस्क असेस करने का, वो जो कैलकुलेशन होती है
वो थोड़ा आर्ट्स वाले के लिए लेकिन अगर क्या नहीं वो एलिजिबल है, आर्ट्स वाला कर- एलिजिबल बिल्कुल है? एलिजिबल है, अगर वो क्वालिफाई करे तो एग्ज़ाम एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन बैठ सकता है। उसका बेसिक एप्टीट्यूड जो है वो अच्छा होना चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस वगैरह उसकी अच्छी होनी बिल्कुल चाहिए। जो IQ अच्छा होना चाहिए, उसको इवैल्यूएशन का पावर अच्छा होना चाहिए। तो आने के पास करने के बाद नहीं है, फिर वो मेरिट में आना चाहिए। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात है, उसका रैंक आना चाहिए तभी वो एडमिशन मिल पाएगा उसको। आगे चलें तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आज के दौर में जब चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे होती हैं, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, लोग इन्वेस्ट बहुत करते हैं आजकल और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करने में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर या फिर बहुत सारी चीज़ों में आज लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं। ऐसे में एक रिस्क मैनेजर की अहमियत कितनी बढ़ जाती है? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर BBA आपका रिस्क मैनेजमेंट में आप कर रहे हैं और इसमें जो है फाइनेंस में एक कैरियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप कैरियर फाइनेंस के फील्ड में शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं। एक तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। एक जो है म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको उसकी एसोसिएट बॉडी जो है ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया एग्ज़ाम लेती है। जब वो आप क्वालिफाई करेंगे तो आप जो है इंडिविजुअल को फाइनेंस मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट में मदद कर सकते हैं। जहाँ तक रिस्क उसमें मैनेज करने के सवाल है इन्वेस्टमेंट में, आपका जो है निवेश में, तो रिस्क मैनेज करने के लिए एक तो ये होता है कि हम लोग असेस करते हैं कि एक आदमी का रिस्क की टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसमें एज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यंग का जो थोड़ा ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादा ओल्ड होते हैं उनकी जो है थोड़ा कम होती है, क्योंकि वो जो है ज़्यादा रिस्क में जाना नहीं चाहते। जहाँ तक रिस्क को जो है इसमें जो प्रॉपर मैनेज करने की बात है, हम लोग का प्रॉपर जो है इन्वेस्टमेंट में असेट एलोकेशन करते हैं। तो असेट एलोकेशन जो आपका जो है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में भी होगा, आपका फिक्स डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट में होगा, आपका इक्विटी में भी होगा। तो इस हिसाब से हम लोग असेट का एलोकेशन करते हैं। लेकिन आपके हिसाब से चांसेस हैं, ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हैं? जो ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हैं। आपका इसमें कैरियर जो आपका सर्विस में भी है, प्रोफेशनल कैरियर में, दोनों में काफ़ी ग्रोथ के चांसेस हैं। अच्छा, अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक इंसान को, किन चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट विदाउट फाइनेंशियल गोल के कभी नहीं करना चाहिए। आपका ये पार्टिकुलर फाइनेंशियल गोल होना चाहिए कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। कोई चाहते हैं कि मैं बेटी की पढ़ाई का या बेटी की पढ़ाई का जो है उनका जो है कैरियर बनाने के लिए कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग का कॉर्पस करने के लिए मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कोई चाहता है कि मैं एक स्टेज के बाद में पूरा वर्ल्ड टूर करूँगा, हर साल अल्टरनेट मतलब वर्ल्ड घूमूंगा, उसके लिए करना चाहता है। कोई चाहता है कि आज ये छोटी कार है, कल मैं लग्जरी कार लूँगा, उसके लिए करना चाहता है। कोई कहता है कि मेरी जो आज घर छोटा है, कल मैं बड़ा घर लूँगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो हर एक के मतलब जो कोई भी फाइनेंशियल आप टूल में इन्वेस्ट करें तो विदाउट फाइनेंशियल गोल और नीड के इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता। ये बड़ी अच्छी सलाह आपने दी उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब एक मैं आपसे उन लोगों के लिए भी सलाह चाहता हूँ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो रिस्क मैनेजर्स बनना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये रिस्क जो है बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा जो है उसका फील्ड बहुत बड़ा है, इसका स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्री हैं उसमें जो है रिस्क मैनेजर का रोल होता है। इसके अलावा जो है जैसे हमारी देश आगे बढ़ रही है, मोदी जी बोलते हैं कि 2047 तक हमारा जो है देश एक डेवलप नेशन होगा, और डेवलप नेशन में हमारे देश जो पेनिट्रेशन होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा होता है, उसके मुकाबले में हमारे देश में बहुत ही कम है। इवन इंश्योरेंस का हो गया, म्यूचुअल फंड का हो गया, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट का रीच जो है बहुत कम है। तो ये जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, ये फाइनेंशियल रोल जो है, ये रिस्क मैनेजर का रोल भी बढ़ता जाएगा, चाहे वो आपका बिजनेस में हो, चाहे जो है इंश्योरेंस के सेक्टर में हो, चाहे जो है इन्वेस्टमेंट में। तो बहुत बड़ा फील्ड है, स्काई इज़ द लिमिट, वहाँ तक लिमिट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत हमारे लिए धन्यवाद। वक्त निकालने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरती से सर ने बता दिया कि ये फील्ड क्या होती है, रिस्क मैनेजर के रोल क्या होते हैं, और आने वाले वक्त में किस तरह से जो ग्रोथ के चांसेस हैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 2047 तक भारत को, हमारे मुल्क को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का जो इरादा है हमारे पीएम का,
और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि रिस्क मैनेजर्स की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है हर सेक्टर में। अगर आप बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में, इन तमाम जगहों पर रिस्क मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। और अगर आप इस फील्ड में पढ़ाई करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी रहता है कि आप अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर पैसे की बात भी हमने की तो सर ने बताया कि शुरुआत में 5-6 लाख का पैकेज आसानी से मिल जाता है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, और बाकी आगे चलकर तो स्काई इज़ द लिमिट, आप कितना भी कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर फील्ड अच्छी है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए जो सर ने आपको बताई भी, कि वैल्यूएशन करने की क्षमता होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी जो है वो आप करना जानते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से हमें पता लगी और उन तमाम नाजरीन के लिए मुझे लगता है ये सेगमेंट काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा जो कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानते होंगे और इस फील्ड में आने की सोच रखते होंगे या इस फील्ड में आने की ख्वाहिश रखते होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर आपसे एक नए टॉपिक, नई फील्ड के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।